बच्चों आज के इस लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आवर्त सारणी। ठीक है, इसके पहले हम खत्म कर चुके हैं परमाणु संरचना और इस आवर्त सारणी चैप्टर जो है वो इनऑर्गेनिक का मेन चैप्टर है। इसको कमांड करने का मतलब आप इनऑर्गेनिक पे लगभग पूरा कमांड कर लेते हैं क्योंकि सारी बैलेंसिंग, संयुक्ताएं, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार सब इसी के अंदर आते हैं। कौन तत्व की संयोजकता कितनी होती है, ये सब किस तरीके से काम करते हैं, किसके भौतिक गुण क्या हैं, क्या तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी। तो आवर्त सारणी, ओके, इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमें आवर्त सारणी बनाने की जरूरत पड़ी क्यों। ठीक है, तो इसका सीधा आंसर ये है कि साइंस क्या है। साइंस का मतलब है चीज़ों को आसान करना। जो जो हमें कोई भी काम करने में परेशानी हुई तो हमने दिमाग लगाया उसको आसान कैसे किया जाए और हमारी जो एनर्जी है वो सेव कैसे रहे, मतलब कम ऊर्जा का व्यय किए हुए हमारा काम हो जाए, ये जतन हमने किया और इसी जतन को हम साइंस कहते हैं। मतलब जितना भी आविष्कार आज तक हो गया है केवल हमने अपने शारीरिक एफर्ट्स को बचाने के लिए हमने क्या किया है, चीज़ों को आसान करते गए हैं और आज हम यहाँ तक आ गए। ठीक है, इसी को साइंस कहते हैं। तो क्योंकि अब इसी आधार पर क्या हुआ, जब आवर्त सारणी नहीं बनी थी उस समय लगभग 60 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, अभी कुछ किताब में 57 लिखा है, किसी में 59 लिखा है, किसी में 60, तो लगभग 60 बोल देते हैं। तो उस समय जब आवर्त सारणी नहीं बनी थी तो उस समय लगभग 60 तत्व ज्ञात थे। अब 60 एक तत्व के आप अगर अप्रॉक्सीमेट 1000 गुण मान लो तो वो लगभग 60,000 गुण हो जाते हैं। और अगर आपने हाई स्कूल में मेथेन, एथेन ये वगैरह गैसें पढ़ी हैं और तो आप समझ जाएंगे कि 20-25 या 10-15 गुण याद करने में हमको इतना दिक्कत होती है। तो एक साइंटिस्ट जो है वो जब नए तत्व की खोज करने को बैठेगा तो उसको उस समय ज्ञात तत्वों के जितने गुण हैं उनसे उनकी तुलना करनी पड़ेगी, तब जाके उस नए तत्व को वो गुण को डिस्क्राइब कर पाएगा। तो साइंटिस्टों को या वैज्ञानिकों के सामने ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इतने सारे गुणों को दिमाग में रखकर फिर उनकी अगर हम तुलना करने बैठ रहे हैं तो फिर उन्हें इसमें दिक्कत हो रही थी। तो फिर उनके दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना हम तत्वों को इस प्रकार से अरेंज करें कि समान गुण वाले तत्वों को एक ही खाने में रख दें, ताकि हम ये याद कर लें कि इस खाने में ये तत्व हैं, XYZ तत्व हैं और इनके गुण ये हैं, तो बात खत्म। तो हम X के गुण याद कर लेंगे तो YZ के अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है इस वर्ग में या खाने में या कॉलम में ये तत्व हैं। तो और एक तत्व के हम गुण याद करेंगे तो बाकी के गुण हमको आसानी से याद हो जाएंगे। इस तरीके से तत्वों के अध्ययन को आसान करने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत पड़ी, या साइंटिस्टों ने पीरियोडिक टेबल बनाई या आवर्त सारणी को बनाया। ठीक है, मेन पर्पज उसका यही था कि तत्वों का अध्ययन उनका क्या हो जाए, आसान हो जाए, इसलिए उन्होंने ये आवर्त सारणी को बनाया। तो अस्तित्व में आने के लिए इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों ने काम किया, प्राउट ने काम किया, लूथर ने काम किया, डोबे रायनर ने काम किया, न्यूलैंड ने काम किया, लेकिन मेन इनका जो होता है वो शुरू होता है मूल आवर्त सारणी मेंडलीव साहब से। ठीक है, बट इसके पीछे का इतिहास मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि वो बाद के मूल आवर्त सारणी में यूज होगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। इससे पहले जो शुरुआत अगर आप मानेंगे तो मान लेंगे डोबे रायनर का त्रिक सिद्धांत। ठीक है, तो डोबे रायनर का त्रिक, मैं जैसे बार बार बोलता हूँ कि हर चीज़ का नाम रखने की वजह होती है, आधे से ज़्यादा उसका जो गुण होते हैं उसके नाम में होते हैं। आपको उस चीज़ का संपर्क पता चल जाएगा वो किस वजह से उसका नाम रखा गया। तो डोबे रायनर का त्रिक सिद्धांत, अब डोबे रायनर तो वैज्ञानिक का नाम है, त्रिक सिद्धांत मतलब ऐसा कोई सिद्धांत दिया है जिसमें 3 का कोई कमाल है। ठीक है, तो डोबे रायनर साहब ने क्या किया, तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा। 3 तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा और उन्होंने पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का माध्य लिया। ठीक है, तो वह माध्य जो है वो किसके बराबर आया, बीच वाले तत्व के परमाणु भार के या तो बराबर आया या लगभग बराबर आया। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने तत्वों के, विभिन्न तत्वों के परमाणु, 3 तत्वों को, इसके भी 3 तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा। तो
उन्होंने पाया कि अगर पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का मान लिया जाता है तो वो किसका आता है, बीच वाले तत्व के क्या आता है, लगभग बराबर आता है, या लगभग बराबर आता है या फिर बराबर आता है। ठीक है, तो इसको डोबे-नायरे साहब ने बताया था। ठीक है, इसके बाद आया न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था? न्यूलैंड का अष्टक नियम ये था कि न्यूलैंड ने भी तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा। जब उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा तो उन्होंने पाया कि 8वां तत्व जो है वो पहले वाले तत्व के समान गुणधर्म वाला आता है। जब कोई टीचर गुणधर्म बोल रहा है दैट मीन्स वो उस तत्व की केमिकल प्रॉपर्टी की बात भी कर रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, मतलब भौतिक गुणों की भी बात कर रहा है और रासायनिक गुणों की भी बात कर रहा है। तो जब उन्होंने न्यूलैंड ने, अब यहाँ पे न्यूलैंड का अष्टक नियम है, तो अष्टक आप जानते हैं 8 को बोलते हैं, वहाँ पर उन्होंने 3 लिया था, 3 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा, यहाँ पर 8 तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा। ठीक है, तो 8वां तत्व जो है वो पहले वाले तत्व के समान गुणधर्म वाला रिपीट हुआ। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा लिख के बता रहा हूँ, तो ऐसे ओरली ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं एक शुरू से ही बता दे रहा हूँ। तो रोल तो बहुत सारे वैज्ञानिक होता है, जैसे प्राउड था, लूथर था, लूथर था, डोबे-नायरे था, तो डोबे-नायरे ने क्या बताया, 3 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। 3 तत्व मान लीजिए लिथियम है, इसका परमाणु भार कितना है 7, और फिर है सोडियम, इसका कितना होता है 23, पोटेशियम का कितना होता है 45। ठीक है, ये पहला था, दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, 3 तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु भारों का बढ़ता हुआ क्रम मतलब 7 से बड़ा 23 है, 23 से बड़ा 42 है। ठीक है, ये क्रम से नहीं कि 1 2 3 4 ही बड़ा होता है, अगली संख्या अगर बढ़ गई तो उसको बढ़ता हुआ क्रम बोला जाएगा। तो तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। तो और उन्होंने पहला तत्व कौन है, इसका परमाणु भार कितना, पहले तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु भार का माध्य लिया। माध्य कैसे लिया जाता है, जितनी संख्याएं होती है उनको जोड़ दो, जितनी है इसके से भाग करो, सब 7 और 29 को जोड़ दिया, संख्या इतनी जोड़ दो, इसको किसके से भाग करके 2। ठीक है, तो आप इसको भाग करके देखना, ये 23 के या तो आसपास आएगा या 23 के बराबर आएगा। ठीक है, तो कर लीजिए, देखो कितना है, 9 और 7 कितना होता है 6, 16 16 और 46 बटा 2। ठीक है, तो काट दीजिए, कितना आ गया 23। यही डोबे-नायरे का ट्रिक है। आप अपने आप इसको लिख भी सकते हैं जब नोट्स बनाएंगे, तो कि डोबे-नायरे ने 3 तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा और पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का क्या लिया, माध्य लिया। तो उन्होंने पाया कि वह माध्य बीच वाले तत्व के या तो बराबर था या लगभग बराबर था। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको एग्जाम्पल के साथ इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं ना, कोई बात नहीं। इसके बाद आए थे न्यूलैंड। का अष्टक नियम। अब अष्ट का मतलब 8 होता है। इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। लिथियम 4, बेरिलियम 5, बोरॉन 6, कार्बन 7।
ठीक है। तो न्यूटन ने क्या किया, तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, और सो ऑन। तो उन्होंने क्या देखा कि आठवां तत्व जो आता है वो पहले वाले तत्व के, आठवां तत्व होता पहला ही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। तो जो गुण लिथियम के होंगे वही गुण सोडियम के होंगे, ठीक है। तो लिथियम के लिए तो आठवां सोडियम है, और बेरिलियम का आठवां कौन होगा, मैग्नीशियम, और बोरॉन का आठवां कौन होगा, एल्यूमिनियम। क्योंकि जब मैग्नीशियम के लिए गिनोगे तो आप ये ध्यान से गिनोगे, जिस तत्व से आप गिनना शुरू करें उसके नीचे का जो आठवां तत्व होगा उसके गुण उस तत्व के क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, ठीक है। जैसे संगीत में 7 स्वर होते हैं और 8वां स्वर वही लौट के आता है जो पहले वाला होता है। अगर आप सा से शुरू करेंगे तो 8वां स्वर सा आएगा, रे से शुरू करेंगे 8वां स्वर रे आएगा, गा से शुरू करेंगे 8वां स्वर गा आएगा। उसी प्रकार से जब हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, न्यूटन साहब ने रखा तो उन्होंने पाया कि 8वां तत्व जो है वो पहले वाले तत्व के समान गुणधर्म वाला था, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जैसे लिथियम, लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ठीक है। बेरिलियम 2 का त्याग करता है तो मैग्नीशियम भी 2 का त्याग करेगा। मतलब इनके गुण क्या है, एक दूसरे के क्या होंगे, समान गुणधर्म क्या होते हैं, 8वें तत्व के गुणधर्म पहले वाले के क्या होते हैं, समान होते हैं। ये न्यूटन का स्टेटमेंट था, ओके। अब इसके बाद हम मेन बात पे आते हैं, मूल अवस्था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, न्यूटन का स्टेटमेंट नियम। न्यूटन ने तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर पाया कि 8वां तत्व पहले वाले तत्व के समान गुणधर्म द्वारा प्राप्त होता है। और उसके बाद इतना पे लिख देंगे, हो गया। जिस प्रकार से संगीत में 7 स्वर होते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा, और 8वां स्वर पहले वाले स्वर के समान आता है, उसी प्रकार से ये लगता है। इसका है मूल अवस्था। मूला साड़ी को मैंडलिक साहब ने दिया था। ठीक है। अब देखो वो दोनों मैंने क्यों पढ़ाई, इसलिए पढ़ाएंगे कि उसका लिंकअप इससे है। कैसे, पहले वाले व्यक्ति ने क्या, लोबेरायडर ने क्या किया था, 3 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। दूसरा व्यक्ति जिसका नाम, वैज्ञानिक जिसका नाम न्यूटन था, उसने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते करो तो 8वां तत्व उसको मिला। यहाँ पर इन्होंने कोई संख्या नहीं दी, इन्होंने तत्वों को रखते चले गए। तो उन्होंने देखा एक निश्चित समय अंतराल के बाद, मतलब एक समय ऐसा आया जिसके बाद अपने आप ही समान वाला तत्व लौट के आ गया, ठीक है। तो अब देखो उन दोनों का अगर हमको थोड़ी भी याद हुआ है तो हम इसको लिंकअप कर सकते हैं। कैसे, मैंडलीफ ने जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा तो उन्होंने पाया कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तत्वों के इस गुण को क्या कहते हैं, आवर्तता कहते हैं, ठीक है। ऐसा किसने किया था, मैंडलीफ साहब ने लिखा था, ठीक है। इसलिए वो दोनों आपको बताई गई। और कभी कभी पूछ भी लेता है, हालांकि इतिहास की बात है। तो आप लिख सकते हैं कि मैंडलीफ ने जब तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा तो उन्होंने पाया कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तत्वों के इस गुण को हम क्या कहते हैं, आवर्तता कहते हैं। इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं। मैंडलीफ ने इसको 1969 में दिया था, तो उन्होंने क्या लिखा, तत्वों को
परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर यह पाया गया कि एक निश्चित समय समयांतराल के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तत्वों का ये गुण आवर्तता कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हेडिंग डालेगा आवर्त नियम। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं, इसका क्या मतलब है, जब ये आपको आगे समझ में आएगा, जब वर्ग और आवर्त आपको समझ में आएगा। इस समय ऐसे याद कर लीजिए, तत्वों के भौतिक और रासायनिक उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब जब आवर्त बदलता है तो उनके पुनः उसी गुणधर्म का तत्व जो है वो लौट के आ जाता है, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब वर्ग और आवर्त क्या है मैं अभी बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आवर्त बदलने पर नए गुणधर्म वाला तत्व आपको रिपीट हो जाएगा, ऐसा ये लाइन कहना चाह रही है। ठीक है, तो इस बार आता है मूल आवर्त सारणी के लक्षण। ओके गाइस, क्या है इसके लक्षण? ठीक है, अब मूल आवर्त सारणी हमारे उपयोग की नहीं है क्योंकि हिस्ट्री की बात है, इसका उपयोग नहीं होता क्योंकि बिगिनिंग यहाँ से मैंने सारणी की थी, उनकी वजह से ये आज हम पढ़ते हैं। मेन आवर्त सारणी का जो उपयोग होता है दीर्घाकार आवर्त सारणी, वो मेन पर्पज है, उसको समझना है। लेकिन इसको पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि ये हिस्ट्री की बात है, उनकी वजह से हम ये है, तो हमको जानना चाहिए किसने दिया था और उन्होंने क्या किया था, तो बिगिनिंग कैसे हुई। तो इसको मैं केवल ऐसे ही बता दे रहा हूँ किस तरीके से है। मेन आवर्त सारणी, हम संशोधित आवर्त सारणी का भी उपयोग नहीं होता, बट क्योंकि वो उनके द्वारा पहले हम मूल पढ़ेंगे फिर संशोधित दीर्घा, लेकिन यूज आजकल जो होता है साइंस में उसका दीर्घाकार का होता है। ठीक है, तो क्या आवर्त सारणी के मूल लक्षण क्या है, तो मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तत्वों को मैंडलीफ ने तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में 10 क्षैतिज पंक्तियों में रखा।
ठीक है, 10 क्षैतिज पंक्तियों में रखा और इन 10 क्षैतिज पंक्तियों को उन्होंने श्रेणी नाम दिया। क्या नाम दिया? श्रेणी नाम दिया। और 10 श्रेणियों को 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम्स में बांटा। 1 2 3 4 5 7 इन 10 श्रेणियों को 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम्स में बांटा और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड किसमें बांटा? 8 ऊर्ध्वाधर, इनको क्या बोला था? कॉलम्स में बांटा। ठीक है, जो ये इस डायग्राम से ही आप इसकी पूरी लैंग्वेज लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इतना सही से बता दे रहा हूँ कि आप इस डायग्राम से ही पूरी लैंग्वेज अगर आप सही से देख लेंगे, सुन लेंगे, तो ये आपको इसकी भाषा लिखाने की जरूरत नहीं है, ना मैं लिखाऊंगा, आप इसकी डायग्राम के हिसाब से ही लिखेंगे। उन्होंने क्या किया? मैडलिफ ने इन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा? 10 क्षैतिज पंक्तियों में। ठीक है, 10 क्षैतिज पंक्तियों में बांटा, जिन्हें उन्होंने क्या नाम दिया? श्रेणी नाम दिया। उन्होंने 10 श्रेणियों को 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम्स में बांटा। अब सही आपको 10 समझ में आ रहा है? 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम्स में बांटा और उन्हें क्या नाम? 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम्स में बांटा। उन्होंने 10 श्रेणियों से 7 आवर्त बनाए। ठीक है, अब आवर्त बनाया। पहली श्रेणी से पहला आवर्त, दूसरी श्रेणी से दूसरा आवर्त, तीसरी श्रेणी से तीसरा आवर्त, चौथी पांचवी को मिला के चौथा आवर्त, छठी सातवीं को मिला के पांचवा आवर्त, आठवीं नवीं को मिला के छठा आवर्त और 10वीं का 7वां आवर्त बना। ठीक है, तो ऐसे ही लिख देना। पहली श्रेणी का पहला आवर्त, दूसरी श्रेणी का दूसरा आवर्त, तीसरी श्रेणी का तीसरा आवर्त, चौथी पांचवी से चौथा आवर्त, छठी सातवीं से पांचवा आवर्त, आठवीं से छठा आवर्त, 10वीं से 7वां आवर्त बनाया। ठीक है, और बनाया ये इनका नाम क्या रखा? आवर्त। अब ये एक बात खत्म हो, नई लाइन से लिखेंगे। तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते समय, तत्व मान लीजिए ये है बी सी डी ई एफ जी आई जे, मान लेते हैं ABCD तत्व है। समझने के लिए आप चाहें तो उसको बना भी सकते हैं, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, तो मैं केवल भाषा बता दे रहा हूँ। तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखते समय इस बात मान लो इसका परमाणु भार 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दैट मीन्स यहाँ पे 14 आना चाहिए, n 14 यहाँ आना चाहिए, n 14। ठीक है, आना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या इस बात पे विशेष ध्यान दिया कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही वर्ग में आ जाएं, चाहे इसके लिए परमाणु भारों का क्रम बदलना पड़ जाए। ठीक है, अब इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई? n की 14 के जो गुण थे वो f से नहीं g से मिल रहे थे। ठीक है, और हमने आवासानी किस आधार पर बनाई? हमने आवासानी इस आधार पर बनाई कि एक इस खाने में एक ही समान गुणधर्म वाले तत्व आ जाए, ताकि हम एक के याद करें तो बाकी के अपने आप याद हो जाए, इसलिए तो बनाइए। तो लेकिन अगर आप विभिन्न गुणधर्म का तत्व यहाँ रख दोगे तो हमको इसके अलग याद करने पड़ेंगे, इसके अलग याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें दिक्कत होगी।
तो जब इसको दिक्कत होगी तो फायदा क्या होगा उसको बनाने का। इसलिए उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही वर्ग में आ जाएं, चाहे उसके लिए परमाणु भारों का क्रम बदल जाए, भले ही परमाणु भार का क्रम बने या ना बने, लेकिन समान गुणधर्म वाला तत्व एक ही वर्ग में रखा जाएगा। ठीक है, ये जो ऊर्ध्वाधर कॉलम्स बनाए गए इनको उन्होंने क्या बोला था, वर्ग या समूह। ठीक है, इन वर्ग या समूह। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब इस गुणधर्म वाले तत्व को आप यहाँ ना रख के यहाँ रख देंगे तो ये खाना खाली रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने पर उनको अवस्थाई में कुछ रिक्त स्थान छोड़ने पड़े। ठीक है, मैं पूरी बात फिर से दोहरा रहा हूँ, फिर आपको समझ आएगा पूरा इसका। मैंडिफ ने तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में 10 क्षैतिज पंक्तियों में रखा। उन 10 क्षैतिज पंक्तियों को श्रेणी नाम दिया। उन 10 श्रेणियों को 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम्स में बांटा, जिन्हें उन्होंने वर्ग या समूह नाम दिया। आप ऐसे ही लिख देंगे, और पहली श्रेणी से पहला आवर्त, दूसरी श्रेणी से दूसरा आवर्त, तीसरी श्रेणी से तीसरा आवर्त, चौथी पांचवी से चौथा आवर्त, छठी सातवीं से पांचवा आवर्त, आठवीं से छठा आवर्त, 10वीं से 7वां आवर्त बनाया। ये एक बात खत्म हुई। दूसरी लिखेंगे नई तरह से, तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही वर्ग में आ जाएं, चाहे उसके लिए परमाणु भारों का क्रम बदलना पड़ जाए। ऐसा करने पर उन्हें आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ने पड़े, लेकिन उन्होंने उस रिक्त स्थान के बारे में पूर्व में ही भविष्यवाणी कर ली थी कि इस गुणधर्म का तत्व आएगा। और जब उस तत्व की खोज हुई तो उसके गुणधर्म वही पाए गए जो मैंडेलिव ने बताए थे। ठीक है, ये विशेष बात है इसकी। उस समय लगभग 60 तत्व ज्ञात थे। उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, उस समय 60 तत्व रहते। आज हमको 118 तत्व ज्ञात है आज। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी क्या होगी, मूल आवर्त सारणी के लक्षण हो गए। लक्षण में क्या कोई लक्षण बताया कि इन्होंने पहला लक्षण क्या था, उन्होंने तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में 10 क्षैतिज पंक्तियों में रखा। जिन्हें उन्होंने क्या कहा, श्रेणी का। दूसरा काम क्या किया उन्होंने, इन 10 श्रेणियों को किसमें बदल दिया, 8 कॉलम्स में, जिन्हें क्या किया गया, वर्ग या समूह। ठीक है, तीसरा काम क्या किया, तत्वों को पहली श्रेणी का पहला आवर्त, दूसरी श्रेणी का दूसरा आवर्त, तीसरी श्रेणी का तीसरा आवर्त, चौथी पांचवी का चौथा आवर्त, छठी सातवीं का पांचवा, आठवीं का छठा आवर्त, 10वीं का 7वां आवर्त बनाया। ठीक है, चौथी बात क्या करी उन्होंने, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा कि समान गुणधर्म वाला तत्व एक ही वर्ग में आ जाए, चाहे उसके लिए परमाणु भारों का क्रम बदलना पड़ जाए। ठीक है, ये आपकी चौथी बात है। पांचवी बात क्या थी, उस समय लगभग 60 तत्व ज्ञात थे। अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। आज हमें 118। ठीक है, तो ये आप पॉइंट लिख लेंगे, ये मूल आवर्त सारणी डालेंगे, ये लिखेंगे, फिर ये आप आवर्त में लिखेंगे, मूल आवर्त सारणी के लक्षण लिखेंगे, ये मैंने बता दी कैसे लिखेंगे। इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको नहीं बनाएंगे, दीर्घाकार आवर्त सारणी बनाएंगे, उसको याद करवाएंगे कैसे होती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं लाभ। और लाभ आप पूरी समझ लीजिए। लाभ, पहला लाभ क्या होगा, पहला लाभ होगा तत्वों का
अध्ययन क्या हो गया, आसान हो गया। दूसरा लाभ हो गया नई खोजों के लिए प्रेरणा मिली, नए परमाणु भारों को ज्ञात करने के लिए हमें क्या मिली, प्रेरणा मिली। तो इस तरीके से हमें तत्वों का क्या हो गया, अध्ययन सरल हो गया। इसके आवर्तसारणी के दोष क्या थे, आप ये लाभ देख सकते हैं। दोष थे कि समस्थानिक संभारिकों को इसमें स्थान नहीं दिया गया। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ है, लिथियम यहाँ है, सोडियम यहाँ है, ठीक है, पोटेशियम यहाँ है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम, 1s1, 1s2, 1s3। तो उनको यहाँ कहाँ रखें इस अवस्था में, अगर किसी तत्व का समस्थानिक है तो वो नहीं बता पाए, ठीक है। और ये जो वर्ग थे इनको उपवर्गों में बांटा, ए बी ए बी ए बी ए बी, 8 में को नहीं बांटा। तो इसी में अलग अलग मतलब जो फर्स्ट ए में तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम रख दिया और इसमें रखती है कॉपर वगैरह। तो अलग अलग गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया, ठीक है। आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए, ठीक है। ये सब इस आवर्त सारणी में क्या है, दोष रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप दोष लिख सकते हैं। और ये तो ये आपकी मूल आवर्त सारणी आपकी